हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीडीएस के अंदर जितने भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कराने वाला हूँ। ये एग्जाम आपका 4 सितंबर को हुआ था और एडवांस मैथ के काफी अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पर थे। तो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल ये है आपके सामने, करिए आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई। देखो, क्वेश्चन आपसे पहले क्या कह रहा है ये समझो। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्लोज्ड बॉक्स है इस तरीके से, जिसकी कुछ थिकनेस है, तो अंदर का जो डायमेंशन होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, अब थिकनेस को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये हमारी थिकनेस एक्स है। अब आप मुझे बताओ कि बाहर के डायमेंशन तो पता है, अंदर के डायमेंशन में कैसे लिख सकता हूँ। तो जो आपका अंदर का डायमेंशन एल होगा वो कितना होना चाहिए। आपने बोला 12 माइनस टू एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी तो ये एक्स है, इसलिए हम 12 माइनस टू एक्स लिखते हैं। ब्रेथ कितना होगा, तो वो होगा 10 माइनस टू एक्स। और हाइट कितनी होगी, तो आपने बोला 8 माइनस टू एक्स। अब आपको एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे इन वैल्यूज के लिए एल बी एच के लिए जो एरिया है वो 376 आ जाए। और वो आप कैसे करोगे जल्दी, देखो उसके लिए आपको ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आप इन वैल्यूज को उठाओगे और आप यहाँ पर पुट करोगे, तब जो आंसर आपको मिलेगा वो 376 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे बेसिक वैल्यू लेते हैं 1 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर लूँ तब क्या होगा, तो देखो 1 सेंटीमीटर के लिए लेंथ कितनी होगी, तो आपने बोला यार लेंथ होगी 10, ये हो गया 8 और ये हो गया 6। तो 10, 8 और 6 इसके लिए चेक कर लेते हैं। 2 टाइम्स एल बी यानी कि 80, फिर यहाँ पर 60 और यहाँ पर 48। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये 2 इंटू 180 तो हो गया, यानी कि 376। तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, यानी कि यही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई। देखो, ट्राइंगल की साइड्स गिवन है, उसमें x की वैल्यू आ रही है और एरिया 126 है, तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो यार सबसे अच्छा तरीका तो ये रहेगा ना, पहले हम पेरीमीटर निकाल के देखते हैं पेरीमीटर कितना है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये कितना हो गया 3x प्लस 39। ठीक है, अब अगर ये 3x प्लस 39 है तो x की वैल्यू मैं ऑप्शन से देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं 18 डाल दूँ तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना बनेगा, 18 डालने पर बनेगा 93। ठीक है, बिल्कुल। पर 93 का क्या कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो 126 आपका है इसमें बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि 9 और 14 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इस 93 का अगर मैं हाफ करूंगा तो कोई उससे फायदा नहीं होने वाला, अल्टीमेटली आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो 93 को मैं डिस्कार्ड करने वाला हूँ। अगर मैं 17 लेता तब क्या होता, 17 लेने पर ये वैल्यू कितनी आती, 51 और 39 यानी कि 90। तो 90 के लिए मैं चेक कर सकता हूँ, 90 मुझे लग रहा है कि आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या आता था, सेमी पेरीमीटर यानी कि 45। 45 में से क्या हटाना पड़ेगा, 17, तो बच गया कितना 28। ठीक है, फिर 45 में से अगर आप हटा रहे हो यहाँ पर क्या था x प्लस 13, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 15 बचेगा, ये भी ठीक है, 15 ले लेते हैं। और क्या बचेगा हमारे पास, 45 में से मैंने हटा दिया 30, तो 15 बचा। ठीक है, अब 45 में से हमको हटाना पड़ेगा 43, यानी कि यहाँ पर बचेगा 2। तो इसके लिए चेक करते हैं एक बार कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पर जो 7 का मल्टीपल है वो बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 7 के मुझे 2 मल्टीपल चाहिए थे, यहाँ पर एक ही आ रहा है, तो इससे मेरा आंसर नहीं आने वाला। मैं एक बार 16 के लिए चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 16 लेके चलता तब पेरीमीटर क्या आता, तब हमारा पेरीमीटर आ जाता 48 और 39। 48 और 39 कितना हो जाएगा, 48 और 39 आपका हो गया 87, तो इससे भी काम नहीं होने वाला। अगर हम 15 लेके चलेंगे तब क्या होगा, तो 15 के लिए 45, 45 और 39 ये कितना होगा, 45 और 39 आपका हो गया 84। इससे काम बन सकता है। 84 के लिए एक बार चेक करते हैं, 84 का आधा कितना होता है 42, तो सेमी पेरीमीटर अब कितना 42 है। अंडर रूट में 42 इंटू 42 माइनस 15, 42 माइनस 15 हो गया 27। ठीक है, 42 माइनस 28 कितना होगा, 14 होगा, बहुत बढ़िया। और 42 माइनस 41 कितना होगा, ये तो 1 ही आएगा ना, 42 माइनस 41 तो आपका 1 आएगा, अगर मैं ठीक देख रहा हूँ तो। क्योंकि 15 और 26 कितना हुआ, ये आपका हो गया 41 और वहां मेरे पास आया है 42, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है। देखो 9 के लिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक 9 बाहर आ गया। ठीक है, बिकॉज आप कह सकते हो कि 27 यहाँ पर था। ठीक है, अब 27 के लिए यहाँ पर दूसरी वैल्यू थी, 27 यहाँ पर कितना है 14 इंटू 3 है, तो 14 14 में से मैंने 14 बाहर लिया,
3 इंटू 27 को 81, उसको रूट हो गया 9, तो 14 इंटू 9 यानी कि ये 126 आ गया। मतलब यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है 50। ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको मार्क कर देते हैं, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई। क्या गिवन है सवाल में आपको? इस सवाल में आपको गिवन है कि एक मेटल शीट हमारे पास है, इसकी लेंथ है 24, ब्रेथ है 18 और हर एक कॉर्नर से हमने स्क्वायर काट लिया एक सेंटीमीटर का और एक ओपन बॉक्स बना दिया रिमेनिंग शीट से। तो अगर वॉल्यूम 640 है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास देखो इसको भी समझना पड़ेगा अच्छे से। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट थी, यहाँ पर ये 24 था, ठीक है, और इधर ये कितना था 18। अब इसमें से आप ध्यान से देखो, हमने कॉर्नर से स्क्वायर काटा है 1 सेंटीमीटर का, तो इधर ये x ऐसे करके काटा होगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ऐसे हमने काट दिया। तो आप एक चीज तो श्योरली कह सकते हो कि जो हाइट होगी बॉक्स की, नया जो बॉक्स बनेगा उसकी हाइट तो x ही होने वाली है। जब आप उसको फोल्ड करोगे तो x सेंटीमीटर से तो वो ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा जो बॉक्स बनेगा उसका काटने के बाद? तो आपने बोला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मैं कह सकता हूँ कि x तो हमारी हाइट हो गई। अब आप देखो ये 18 में से x 2 बार माइनस हुआ, तो मैं लिखूंगा 18 माइनस 2x, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 24 माइनस 2x। अब ये आपका नया वॉल्यूम आया और ये क्वेश्चन के हिसाब से कितना होना चाहिए 640। तो आपको ऑप्शन से वो वैल्यू लेनी है जो आपको 640 यहाँ पर आंसर दे, ठीक है। ऐसी वैल्यू आपको ऑप्शन में से लेनी है। देखते हैं कि क्या वैल्यू होने वाली है। अगर मैं x को 2 डाल दूं तब क्या होगा? तो मेरे पास देखो 640 वहां पर आ रहा है ना, यानी कि 10, एक वैल्यू 10 आनी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर मैं 2 डालूंगा तब क्या होगा? तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर रह गया 14, है ना। तो ये गलत हो गया क्योंकि 14 का मल्टीपल तो यहाँ पर है नहीं, तो ये तो गलत है। 2 आपका आंसर नहीं होगा। 3 अगर मैं डालूंगा तब क्या होगा? 3 के लिए हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 18 माइनस 6 यानी कि 12। ये भी नहीं होने वाला क्योंकि इसमें 6 का मल्टीपल आ रहा है, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और 24 में से अगर आप 6 डालो 18, तो ये नहीं है, ये भी गलत है। अगर हम 4 डालेंगे तब क्या होगा? 4 डालने पर आपको दिख रहा है कि 4 इंटू 10, ठीक है, और यहाँ पर कितना हुआ 16, तो ये ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 640, तो ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, आप लोग उसको ट्राई करिए। क्या कह रहा है सवाल आपसे? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्स वाई और जेड लेंथ ब्रेथ और हाइट है क्यूबॉइड के, वॉल्यूम 400 है, टोटल सरफेस एरिया 340 है, तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स और जेड इनवर्स का समीशन आपको बताना है। तो देखो यार, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो नीचे की तरफ क्या आएगा? एक्स वाई जेड आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ऊपर की तरफ क्या आएगा? तो आपने बोला कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो आएगा। अब आपको पता है कि ये वैल्यू क्या होती है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एक्चुअल में क्या है? हाफ ही तो है। हाफ किसका? टोटल सरफेस एरिया का। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1/2 इंटू 340 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था 400, उसको 400 से डिवाइड कर लो, ये आपका आंसर आने वाला है, यानी कि 17/40। ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, एक और प्यारा क्वेश्चन। देखिए, इस पेपर में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से चेक होंगे, आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से आते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पर कोई भी नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से चेक हो रहे हैं। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है ABC, इस तरीके से, और AC हाइपोटेनस है, तो B हम यहाँ ले लेते हैं। ये ट्रायंगल आपका है, हाइपोटेनस कितना है 8 है, ठीक है। अब इसके अंदर AB बराबर x है, BC बराबर y है, BC बराबर है y, ठीक है। क्या गिवन है कि जो ऑल्टीट्यूड में ड्रॉ करा है यहाँ पर, इसकी लेंथ है 8। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया कि 8 आपका हाइपोटेनस नहीं है, जो 8 आपको यहाँ पर गिवन है उसको मैं हटा देता हूँ, ये हाइपोटेनस नहीं है, जो ऑल्टीट्यूड में ड्रॉ करा है यहाँ से,
ये जो आपका ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, इसकी लेंथ गिवन है, ये है आपका 8, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या गिवन था, स्टार्टिंग में अगर मैं ध्यान से पढ़ूं तो ये गिवन था कि इंस्क्राइब ये ट्रायंगल करा गया एक सर्कल में जिसका रेडियस है 10, ऐसे में फिगर बना सकता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर आपका बनना होगा, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का है। अब आप मुझे बताओ कि इसका रेडियस अगर 10 है, इसका रेडियस 10 है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है सर्कम रेडियस का, फॉर्मूला आपका होता है आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो साइड्स का प्रोडक्ट मुझे पहले मुझे लेना है, यानी कि x इंटू वाई इंटू ये साइड आपकी ए सी है, डिवाइड हम लोग इसको किससे कर रहे हैं, 4 डेल्टा, यानी कि 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में कैसे लिखूंगा, हाफ एक्स वाई, ठीक है, ये आपका एरिया हो गया, इसको मैंने हटा दिया इससे, यहाँ पर 2 रह गया, रेडियस आपको यहाँ पर कितना गिवन था 10, तो जो ए सी की वैल्यू कितनी आई, ए सी आपका आ गया 10 इंटू 2, है ना, 10 इंटू 2 यानी कि 20, ये ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और एक चीज तो आपको पता ही है कि जो ऑल्टीट्यूड यहाँ पर 8 है ना, और ये अगर साइड आपने 20 निकाल ली कि ये 20 है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जो इसका प्रोडक्ट होगा 20 इंटू 8 वही एक्स वाई के बराबर होगा, यानी कि जो एक्स वाई आपका है, क्योंकि एरिया इक्वल, एरिया ट्रायंगल का इक्वल है, कैसे भी निकालो, तो एक्स वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 160, ये करेक्ट आंसर है। काफी प्यारा क्वेश्चन था ये, 160 यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। तो गाइस अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है परपेंडिकुलर एडी ऑन बेस बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट बीसी एट डी, डीबी बराबर 3 टाइम्स सीडी है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा। ये मैंने बनाया ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब इसमें आपको क्या गिवन था कि डीबी बराबर 3 टाइम्स सीडी है, तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान रहा हूं, ये डी पॉइंट है, तो अगर ये सीडी मेरा एक्स है तो जो बीडी है ना वो 3x होगा। हालांकि देखने में आपको नहीं लग रहा होगा, फिगर परफेक्ट नहीं बनाए, पर बीडी आपका 3 टाइम्स सीडी है, ऐसे हम बना सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं इसमें पाइथागोरस 2 बार नहीं लगा सकता। अगर मैं 2 बार पाइथागोरस लगा लूं तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर एडी स्क्वायर और यहाँ पर एडी स्क्वायर दोनों बराबर आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि जो ए बी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर जो कि होगा 9x स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। यहां से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 8x स्क्वायर। अब मुझे आंसर लाना है यहाँ पर किसके टर्म में, बीसी स्क्वायर के टर्म में, तो बीसी कितना है 4x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16x स्क्वायर, क्योंकि बीसी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास आ गया बीसी स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे करा। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में आपके पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, आप लोग उसको ट्राई करिए। एक ट्राइंगल एबीसी हमारे पास है इस तरीके से, एंगल ए आपको 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। आपको बताना है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर क्या होगा। तो अगर आपको कोसाइन रूल पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड कर दोगे। cos 60 यानी कि 1/2 किसके बराबर होना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर जो हमको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए बी इंटू ए सी, है ना, 2 टाइम्स ए बी इंटू ए सी। इससे आप ये काट दो, तो जो आपका आंसर है वो कितना आ गया, ए बी इंटू ए सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। एक ट्राइंगल हमारे पास है जो कि राइट एंगल है ए पर, एडी परपेंडिकुलर है, ऐसे बना लेते हैं। बीडी की वैल्यू गिवन है 7.5 और डीसी गिवन है कि 10 है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो एडी स्क्वायर होता है कितना होता है, बीडी इंटू सी डी, ठीक है। तो एडी आपका आ गया √75, ठीक कह रहा हूं मैं, तो इसमें से आप 5 बाहर ले सकते हो, तो 5√3, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखो इसको कैसे करोगे। आपको गिवन बेसिकली ये है कि 50 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज एक सर्टेन वैल्यू थी, उसमें 95 की जगह 59 लिख दिया और 25 को मिसरीड कर लिया 52,
तो आपको बताना है कि करेक्ट मीन और इनकरेक्ट मीन में क्या डिफरेंस है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आप इसमें इधर 95 और 25 को ऐड करोगे तो कितना होगा 120, यहाँ पर आप 59 और 52 को ऐड करोगे तो कितना होगा 111। तो इनमें जो गैप है समीशन में क्या गैप है 9 का। अब ये गैप किस में डिवाइड होगा 50 स्टूडेंट में, 9/50 ये एवरेज में डिफरेंस होगा, यानी कि 0.18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई। थीटा सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, और एक ट्रायंगल में a बराबर 2 थीटा है और b c दोनों बराबर है 4 थीटा के। तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूँ कि 4 थीटा प्लस 2 थीटा यानी कि जो 10 थीटा है वो कितना है 180 डिग्री है। तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए 18 डिग्री, यानी कि जो ट्रायंगल है ना यार उसकी साइड्स मुझे पता चल गए, उसके एंगल मुझे पता चल गए, सॉरी। एक एंगल तो आपका है 36 डिग्री का 2 थीटा, बाकी दो एंगल है 72 और 72, ऐसा कह सकते हैं। ठीक कह रहा हूं मैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे BC अपॉन AB निकालना है तो BC के अपोजिट वो क्या एंगल मेरे पास, यहाँ पर BC है, ये A है आपका। ठीक है, साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है BC अपॉन साइन A बराबर AB अपॉन साइन C, है ना। तो अगर मुझे BC अपॉन AB निकालना है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैंने क्या बोला कि BC अपॉन साइन A किसके बराबर है AB अपॉन साइन C। तो BC अपॉन AB कितना आ जाएगा साइन A अपॉन साइन C, यानी कि साइन 36 डिवाइड बाय साइन ऑफ 72। यही तो आंसर होना चाहिए, सही कह रहा हूं मैं। साइन 36 डिवाइडेड बाय साइन 72। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो उसको करने के कई तरीके हैं, या तो आपको वैल्यू पहले से पता हो, या तो आपको वैल्यू पहले से पता हो, है ना, साइन 36 या फिर कॉस 36, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। या फिर अगर आपको ये चीज पता हो कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके आप साइन थीटा यहाँ पर ले आओ, है ना, क्योंकि थीटा बराबर कितना है 18 डिग्री है, ये आपको पता है। तो साइन 18 की वैल्यू अगर कहीं ना कहीं आपके पास आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है ना। तो वो आप कैसे निकालोगे, देखो एक चीज आप ये कर सकते हो कि वैसे इसका यूज कुछ है नहीं, आप चाहो तो इसके बिना भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इसके बिना मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, नीचे वाला टर्म क्या होगा, ऊपर आपके पास है साइन 36, नीचे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन 36 कॉस 36, ऐसे तो लिख सकता हूँ। इससे मैंने इसको काट दिया तो आपके पास क्या है 1/2 टाइम्स कॉस 36। अब आपको कॉस 36 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो cos 36 की वैल्यू है वो है √5 + 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, यानी कि मैं 4 को तो ऊपर भेज सकता हूँ या फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/√5 + 1, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो नीचे आपके पास आ जाएगा √5 - 1, ऊपर भी आ जाएगा √5 - 1। तो ऊपर आपके पास क्या है 2 टाइम्स √5 - 1, नीचे अगर रेशनलाइज हो गया तो मल्टीप्लाई होकर डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 4। तो आपका डिवाइड बाय 2 ये आंसर हो गया, √5 - 1 डिवाइड बाय 2, जो कि ऑप्शन बी में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। क्या गिवन आपको इस सवाल में, लेंथ ऑफ अ रूम इज 21/16 टाइम्स इज ब्रेथ, ब्रेथ इज 4/3 टाइम्स हाइट, h इज द हाइट ऑफ रूम, l इज द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये आ सकता है सीजीएल के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो यार एक चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी हमको कि l आप कैसे निकालते हो। वैसे l का फॉर्मूला किसी को याद है, l आपका होता है अंडर रूट में, यहाँ पर आप क्या लेते हो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले की मदद से हम जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड है वो निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आपको गिवन है, लेंथ आपको दे दिया गया कि 21/16 टाइम्स है ब्रेथ का, और ब्रेथ आपको गिवन है कि 4/3 टाइम्स है किसका हाइट का। ठीक है, तो मैं आंसर को हाइट के टर्म्स में ला सकता हूँ, सही कह रहा हूँ मैं। एच हाइट है आपका रूम का, तो ब्रेथ मुझे पता होगा कि कितना होगा, तो आपने बोला यार कि ब्रेथ आपका हो जाएगा 4/3h स्मॉल h। ठीक है, और जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा इसका भी 21/16 टाइम्स, तो 21/16 टाइम्स किसका 4/3h का। इसको थोड़ा काटा पीटी मचा के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 7/4h। ठीक है, अब इन दो वैल्यू को, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। जैसे अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो क्या आंसर आएगा, अंडर रूट में आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7/4h² यानी कि 49h² डिवाइड बाय 16। ठीक है, अगला टर्म है b² का, तो वहां पर आपको मिलना चाहिए
16/9h², और यहाँ पर तो केवल h² है, तो ये आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। जैसे मैं h तो बाहर ले सकता हूँ, h मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर देखो 16 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और तो कोई चारा है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 144। अब वहां पर क्या आया, 49 इंटू 9 आया, है ना। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। वहां पर आपके पास आया 49 इंटू 9 प्लस 16 इंटू 9, 16 इंटू 16 सॉरी, और प्लस में क्या आएगा 144 आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके पास आया 841, जो कि किसका स्क्वायर होता है 29 का, यानी कि यहाँ पर ऊपर आपके पास है 29 स्क्वायर, ऐसा मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। तो क्या टर्म है मेरे पास, h इंटू 29/12, ये किसके बराबर है, l के बराबर, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। तो जो 12l है आपका वो 29h आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, और इसमें तो कुछ तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए, मैं आपको बता दूंगा आप इसे कैसे कर सकते हो, बाकी आप लोग इसे खुद सॉल्व करना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो वहां से कोफिशिएंट कंपेयर करके आप कह सकते हो कि जो साइन थीटा है ना वो कितना है 11/61, और जो कॉस है वो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 60/61 है। बस इतना इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्या गिवन है आपको, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स विद साइड लेंथ यूनिटी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई, ठीक है, अच्छा खासा टाइम आपका ही ले सकता है अगर आप इसको गलत तरीके से करोगे तो, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ रेगुलर पॉलीगन। तो देखो सर्कल इंस्क्राइब हो रहा है पॉलीगन के अंदर, तो यार आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरा पॉलीगन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तब क्या होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया, पर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर मैंने एक सर्कल ऐसे फंसा रखा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका डायमीटर क्या होगा। इसकी साइड अगर मैंने ए मान ली, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर है आपका वो कितना होगा, a/2√3, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायमीटर क्या हो जाएगा इसका डबल, तो डायमीटर आपके पास आ गया a/√3। इतना आपको समझ में आया कि हमने कैसे करा, a/√3, ठीक है। अब देखो ये √3 यहां पर कैसे आया, ये थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में आपको ये गिवन था कि साइड लेंथ अगर यूनिटी होती तब जो डायमीटर वो कितना आ जाता, तो आपने बोला डायमीटर आपका सिंपली 1/√3 आता, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और 1/√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं 60 डिग्री के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, कौन सा एंगल होता है ये, cot 60 या फिर tan 60, cot 60 है ना, ऐसे में लिख सकता हूँ, आपको cot 60 डिग्री आ गया केवल, है ना, साइड लेंथ अगर यूनिटी है तो। अब इसको कैसे समझोगे, cot 60 आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हुई कि कोविशेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, और यहाँ पर आपके पास cot 60 आ गया। अब ये 60 बेसिकली है क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। 60 आपका है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स जो कि 3 है, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स जो कि कितनी है 15, तो 12 आना चाहिए, और वो तो सारे ऑप्शन में है 12 डिग्री आएगा। एंगल कौन सा लेके चलना है, कॉट, तभी हमारा काम बनेगा, ठीक है, कॉट हमको लेके चलना है, और कोफिशिएंट आपका 1 आएगा, तो कॉट 12 डिग्री ये आपका आंसर होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे कंपैरिजन से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, इस सवाल में भी कुछ खास वैसे है नहीं, सीजीएल में आया हुआ सवाल है पहले से, पर फिर भी अगर आप चाहते हो कि अच्छा मेथड मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल है नहीं वैसे ये सवाल। देखो आप ये मान के चलो ना कि जो साइन है मेरे पास तो 4/5 है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई एक 5 + 4 यानी कि 9, 9/3, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब आप मुझे बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिख रखा है यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो आपको पता है tan कितना होगा 4/3, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी sec 5/3, इसमें से -1 कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4/3 -5/3 +1 कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो
ये कितना हो गया मेरे पास, 9, 9 में से हटा दो 3 तो बचा 6, तो 6 बटे, यहाँ देखो -1 और 3 यानी कि 2, तो आपके पास ये 3 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है, करेक्ट आंसर क्या है, x, यही तो आंसर है, और तो कोई आंसर है नहीं क्योंकि x में हमारा 3 आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, इसको भी आप वैल्यू पुटिंग से करना, तुरंत हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था ना, वैसे आप लोग वैल्यू पुटिंग से इसको ट्राई करना, और आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या कि आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट है या फिर दोनों रॉन्ग। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है फिर से, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसको वैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो मैं इस क्वेश्चन में क्या मान के चल रहा हूँ कि जो साइन है मेरे पास तो 4/5 है। ठीक है, साइन को मैंने 4/5 डाल दिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बचा हुआ है, तो 1/cosec माइनस कॉट, इसको मैं वैसे भी लिख सकता हूँ cosec प्लस कॉट, है ना, cosec प्लस कॉट में उसको लिख सकता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो cosec कितना हुआ 5/4 प्लस कॉट कितना होगा आप मुझे बताओ, तो यार कॉट तो मेरा होगा 3/4। ठीक है, माइनस कर रहे हैं 1/sin, अब 1/sin कितना हो गया 5/4, सही कह रहा हूँ, 5/4 ही तो हो गया, तो ये आपका x के बराबर है, इससे ये कट गया, 3/4 जो आपका है वो x आ गया। ठीक है, अब इधर देखो क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास आएगा cosec माइनस कॉट, यानी कि 5/4 माइनस 3/4, और यहाँ पर अब आपके पास है माइनस का फिर से 5/4, तो इससे तो ये कटाई, पर ये आपके पास है -3/4 आ गया, यानी कि ये वैल्यू -x है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, वरना आपको टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, इसमें तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए, साइन को 0 डाल दो, कॉस को 1 डाल दो, इतना करना है क्वेश्चन में। किसी को पता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अगर वीडियोस देखी होंगी मेरे तो पता होना चाहिए, √a प्लस √b इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि √3600 जो कि हुआ 60, √121 जो कि हुआ 11, इसका स्क्वायर, तो 71 का स्क्वायर आपका आंसर है। कहां पर दिख रहा है 71 का स्क्वायर आपको, यही 5041 वाला करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है गाइज आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई, फिर से वैसे करते हैं 3 4 5 डाल के, 3 4 5 डाल के फिर से आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, साइन को मैंने क्या माना, साइन को मैंने माना 4/5, ऊपर क्या आया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना होगा, केवल आप मुझे ये बताओ, तो 5 और 4 9, 9/3, तो बचेगा केवल 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास होना चाहिए 1/3, क्योंकि वहां पर 3 हुआ था, यानी कि यहाँ पर आपके पास आएगा 1/9, माइनस कर रहे हैं 2, तो देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आया, अंडर रूट में यहाँ पर है 7 प्लस 1/9, तो दिख रहा है कि 64 डिवाइड बाय 9 यानी कि 8/3, ये आपके पास आया। अभी किसके बराबर है, ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये 2 टाइम्स 4/3 है। ठीक है, और 4/3 क्या होना चाहिए, 4/3 आपका होना चाहिए tan थीटा, तो ये आपके पास आ गया 2 टाइम्स tan थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन ज्यादा लोग नहीं कर पाएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, देखो कैसे हो सकता है सवाल, वैसे थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास है इसको मैं ठीक से पहले लिखता हूँ, तभी इस क्वेश्चन में कुछ बनने वाला है, वरना हो ही नहीं पाएगा। देखो ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 आपने कॉमन लिया, x² प्लस 1/x²। ठीक है, और यहाँ पर देखो माइनस में कॉमन ले रहा हूँ 25, तब क्या आएगा x माइनस 1/x, ये ठीक है, और ये बराबर आ रहा है -12 के। इतना आपको समझ में आया इस क्वेश्चन में जो मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है कि x माइनस 1/x की क्या वैल्यू है, उस वैल्यू से मैं ये वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकता हूँ, अगर मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू पता है। और एक्चुअल में जो 2 सवाल पूछे गए हैं वो भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि x माइनस 1/x की एक आपसे वैल्यू पूछी गई है और एक आपसे x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू आपको ऐसी लेनी है जिससे मेरा उधर -12 आ जाए। ठीक है, अब जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से सोल्व करना चाहते हो
तो ये आपको पता होना चाहिए जो स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको मैं k मान लूँ। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 मिलेगा फिर, है ना। और ये किसके बराबर होगा, कि आपका हो जाएगा k² के बराबर। तो ये जो वैल्यू है ना वो बेसिकली हुई क्या, k² + 2 हुई, k² + 2। अब इस वैल्यू को आप डालोगे यहाँ पर, है ना, और इसकी जगह आप डालोगे k को, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इतना आपको क्लियर हुआ, तो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आंसर हमारा ठीक है। तो 6 टाइम्स k² + 2 यानी कि 6k², एक प्लस का 12 आ गया, और यहाँ पर क्या है -25k, यहाँ पर क्या है मेरे पास एक प्लस का 12 आया, ये बराबर है -12k, ठीक है। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या बननी है, 25 6k² -25k और प्लस 24 बराबर है 0 के, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो आपको पता है कि अगर मुझे 144 प्रोडक्ट बनाना है तो 16 × 9 कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे ब्रेक हो गई, ब्रेक करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर 6k² -19k माइनस, अच्छा 15 है, सॉरी 16 -16k -9k प्लस 24, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो फिर क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, यहाँ से मैं 2k कॉमन लेता हूँ, क्या बचा 3k -8, और यहाँ से मैं फिर से 3 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा 3k -8 यहाँ पर भी, ठीक है। तो एक वैल्यू तो आपके पास आई 2k -3 और एक वैल्यू आपके पास आ गई 3k -8। तो क्या वैल्यू हो सकती है k की, दो वैल्यू पॉसिबल है ना, आपको दिख रहा होगा इतना। तो एक वैल्यू है 3/2 और एक वैल्यू आपके पास है 8/3। कौन सी आपको दिख रही है ऑप्शन में, ये वाली दिख रही है, ठीक है। अब इन दो वैल्यू के लिए आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लोगे, उसको आप यहाँ पर टिक कर दोगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया तो अलजेब्रा आपका बहुत मजबूत है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, काम करना a बराबर b बराबर c बराबर 2 डाल देना, ठीक है। हाँ ये सवाल अच्छा है, ये मैं आपको कराऊंगा। एक नंबर आपको दे दिया मैंने और आपको कंसिडर करना है कि n बराबर 12/6 3/8 5/3। तो सबसे पहले आंख बंद करेंगे, इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। क्योंकि 12 बेसिकली है क्या, 4 × 3 है ना। तो n बराबर कितना हुआ, 4 का मतलब 2², तो 2 की पावर तो 12 आ गई, ठीक कह रहा हूँ मैं, 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 6 और 8 यानी कि 3 की पावर 14 हुआ, इंटू 5 की पावर है 3। अब मुझे बताना है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं, ठीक है। तो यार नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना बहुत ईजी होता है। इवन फैक्टर कब आएगा, इवन फैक्टर यार तब आएगा क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके तो इवन आने से रहा, इनको मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो इवन कभी नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ पर तो मैं 0 से लेकर 14 तो कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ 3 की पावर की, यानी कि यहाँ पर 15 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं 4 पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ क्योंकि 0 से लेकर 3 तक 4 पॉसिबिलिटी हुई 5 की पावर की। पर 2 की पावर में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 2 की पावर आप 0 नहीं ले सकते, या तो आपको 1 लेनी पड़ेगी या फिर आप 12 तो कोई भी ले सकते हो, यानी कि यहाँ पर आपके पास 12 पॉसिबिलिटी है। तो ये आपके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आए, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो गए, 12 इंटू 60, यानी कि आंसर आपका आ गया 720। तो ये ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है, इवन फैक्टर आपके 720 होने वाले हैं। ऑड फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो ऑड फैक्टर तब आपका आएगा जब यहाँ पर पावर केवल 0 हो, ठीक है। यहाँ पर पावर 0 होनी चाहिए, अब 0 पावर है तो एक पॉसिबिलिटी बची। अब यहाँ पर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पर 15 पॉसिबिलिटी, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी, तो आपका आंसर कितना आ गया 60। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये ऐसे आप सीखोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवन वेक्टर 720, ऑड वेक्टर 60, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे और आंसर मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आसान सवाल है, हाँ ये सवाल मुझे अच्छा लगा काफी, ये मैं आपको कराता हूँ। देखो यहाँ पर हमने बेसिकली करा गया इस क्वेश्चन में कि पूरा साइक्लिक है, x पावर 4 y माइनस जेड प्लस y पावर 4 z माइनस एक्स प्लस z पावर 4 x माइनस वाई, ठीक है। x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, दूसरे में सेम एक्सप्रेशन लिखा है, कुछ चेंज थोड़ी ना करा है,
पर वहां पर जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दिया, x लेस देन y लेस देन z। तो यार एक चीज तो कंफर्म है, एक चीज कंफर्म है कि या तो पहला करेक्ट होगा या दूसरा करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों में कोई चेंज तो है ही नहीं। तो ऑर्डर ही तो रिवर्स कर दिया उन्होंने। अगर मैं x की जगह z लिख दूं, y की जगह y ही रखूं और z की जगह x लिख दूं, तो बात तो वही हुई। तो या तो पहला करेक्ट होने वाला है या फिर दूसरा करेक्ट होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना तो क्लियर हुआ। अब देखो सबसे आसान तरीका क्या है पता करने का। तो सबसे आसान तरीका जो मुझे समझ में आया वो ये था कि मैं x की वैल्यू को डालूं 1, y की वैल्यू को डालूं 2 और z की वैल्यू को डालूं 3 और इस क्वेश्चन को ट्राई कर लूं, है ना। तो इस वैल्यू के लिए मैं देखता हूँ कि पूरे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आ रही है। तो x पावर 4 यानी कि 1 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि -1 आया, प्लस y पावर 4 यानी कि 16 इंटू z माइनस एक्स कितना हुआ 2 हो गया, ठीक है, प्लस z पावर 4 यानी कि 81 और वहां पर क्या x माइनस वाई, x माइनस वाई ध्यान देना, यानी कि आपके पास आएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर आया -1, यहाँ पर आया 32, यहाँ कितना आया माइनस का 81। ये आपके पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये वैल्यू तब की नेगेटिव है। मतलब एक चीज आपको कंफर्म हुई कि जब हमको सेकंड ऑर्डर गिवन था यानी कि ये वाला x लेस देन y लेस देन z, तब तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो करेक्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमारा करेक्ट आ गया। ठीक है, पहले वाला भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं 3 2 1 डालता तब क्या होता भाई, 3 2 1 डालने पर क्या होता, तो आपके पास आता 3 की पावर 4 यानी कि 81। ठीक है, फिर होता y माइनस जेड, ये आपका x है, ये y है और ये z है। y माइनस जेड कितना होगा 1 होगा। ठीक है, y माइनस जेड कितना होगा 1 होगा यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास y पावर 4 यानी कि 16, फिर क्या गिवन है z माइनस एक्स जो कि आपके पास हो गया -2। ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास प्लस z पावर 4 यानी कि 1 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वैसे यानी कि यहाँ पर 1 ही आएगा। तो ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ गई। तो आप ध्यान से देखो, पहले हमको लग रहा था कि कोई एक करेक्ट होगा, पर यहाँ पर दोनों करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि अब ये देखो ना, ऐसा क्यों हुआ आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर x की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो सबसे ज्यादा हो गया। और ये टर्म कैसा है, ये टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है, ये टर्म आपका पॉजिटिव है। अब आप x की नेगेटिव वैल्यू भी लेते ना तो भी पॉजिटिव आता है, क्योंकि x की पावर 4 है और y ग्रेटर देन z है, तो y माइनस z भी पॉजिटिव है, तो ये टर्म पक्का पॉजिटिव आएगा, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x पावर 4 आपका पॉजिटिव आने वाला है हमेशा, और यहाँ पर क्या है y माइनस जेड। अब क्योंकि y लेस देन z है तो ये टर्म आपका डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, इसी वजह से इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सॉरी, इस टर्म का मैग्नीट्यूड आपका सबसे ज्यादा होगा z पावर 4 वाले का। पर इसमें भी आप देखो कि x लेस देन y है ना, तो ये वैल्यू आपकी फिर से नेगेटिव आएगी, तो ये भी नेगेटिव आने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो गया इसलिए हमारा आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, there are two station x and y 1320 kilometer apart. A train starts from station x at 6 a.m. and moves at an average speed of 60 km per hour at 2 p.m. Another train y starts from x and moves at a speed of 80 km per hour when the train meet. अब देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं यार। ठीक है, दो स्टेशन है x और y, मैंने ऐसे बना लिया। क्या दूरी है इनमें, 1320 किलोमीटर की ये दूरी है। आगे क्या गिवन है कि एक ट्रेन x है, एक ट्रेन जिसने स्टार्ट करा स्टेशन एक्स, यहां से उसने शुरू करा उस ट्रेन ने कितने बजे 6 बजे और 60 की स्पीड से गई। तो अब मुझे बताओ कि 6 बजे से लेकर 2 बजे तक उसने कितना सफर तय करा होगा। तो 6 से 2 तक कितने घंटे हो गए, आपको पता है 8 घंटे हो गए। तो 8 इंटू स्पीड क्या थी 60, तो जो 480 किलोमीटर है वो तो अकेले पहली ट्रेन ने कवर कर दिया। 480 किलोमीटर पहले कवर हो चुके हैं। अब क्या डिस्टेंस बचा हुआ है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, 1320 में से 480 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1320 में से मैं 480 हटा लेता हूँ, आपके पास बचेगा 840 किलोमीटर। तो 840 किलोमीटर वो डिस्टेंस है जो अभी भी बचा हुआ है, 840। अब इसको कौन ट्रेवल कर रहा है, दोनों ट्रेवल कर रहे हैं मिलके, एक की स्पीड 60 है एक की स्पीड 80 है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 140 से, ये आपके पास आ गया 6। तो 6 आवर्स और लगेंगे एक्स्ट्रा 2 बजे के बाद। अब 2 में अगर आप 6 घंटे और ऐड कर दो तो आपके पास 8 बज गए, यानी कि 8 PM आपका आंसर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने एकदम बच्चों वाला, आप लोग उसको करोगे। ये सवाल ठीक है, देखो जो 20 है ना आपका, वो बेसिकली है क्या, 5 × 4। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जब आपके पास पॉजिटिव साइन होता है तो हम बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो ये वैल्यू हम लोग लेंगे। अगर नेगेटिव साइन होता तो हम 4 को लेते हैं, यानी कि x² - 20 जो आपके पास है वो बराबर किसके, 5 के बराबर है। ठीक है, तो जो x² है वो आया 25 और x की वैल्यू क्या आ गई, √5। ये आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सवाल ये है आपके सामने। हाँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, इसको समझने में दिक्कत हो सकती है। देखो क्या गिवन है आपको कि a³ + b³ किसके प्रोपोर्शनल है, a² - b² के। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, a³ + b³ में कैसे लिख सकता हूँ, a + b मल्टीप्लाइड विद a² + b² - ab, ये किसके प्रोपोर्शनल है, a² - b², इसको भी तोड़ लो, a + b × a - b। ठीक है, इससे आपने इसको काट दिया, सॉरी a + b से आपने a + b को काट दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बचा कि a² + b² - ab जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो आपका प्रोपोर्शनल है a - b के। पर एक्चुअल में सवाल यही तो पूछ रहा है, और तो कुछ पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन आपसे यही तो पूछ रहा है कि ये चीज किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो आपको डायरेक्ट मिल गया कि a - b के प्रोपोर्शनल होगी, तो a - b आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। अब आप इसमें अगर ज्यादा दिमाग लगा देते तो ये क्वेश्चन पक्का गलत हो जाता है, पर अगर आपको पहले से फॉर्मूला पता है तो आप इसको तुरंत कर दो। एक सवाल और आपके सामने, कैसे करोगे इस सवाल को, क्या आप x की वैल्यू डालोगे, या फिर अच्छा तो ये रहेगा ना कि आप एक बार कंपेरेटिव डिवाइडेंडो कर लो। कंपेरेटिव डिवाइडेंडो करोगे तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, √x + 20 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जो कि आपका होगा √x - 1। ये होगा, यहां पर भी कर लो 10 बटे कितना 4। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, इतना तो समझ में आ गया। तो x + 20 डिवाइडेड बाय x - 1 किसके बराबर है ये, यहाँ पर आपको 5/2 का स्क्वायर करना है, 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, 25/4 हमारे पास आ गया। तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा मैं। तो 4x + 80 जो है वो एक्चुअल में 25x - 25 के बराबर है। 21x की वैल्यू आई 105, x की वैल्यू हो गई 21। ठीक है, तो अंडर रूट में वहां पर क्या आ रहा है मेरे पास, 21 हुई या फिर गलत निकाल लिया मैंने, 21 से 105, अच्छा तो 5 आएगी, 5 ठीक है, x की वैल्यू 5 है, अंडर रूट में 25 × 4 यानी कि 5 और 2, आंसर आपका आ गया 10। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसका आपको एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ को हम कैसे बता पाएंगे, जब हमको फैक्टर्स पता होंगे। ठीक है, तो x⁻8 - y⁻8, इसके आप मुझे फैक्टर्स बताओ पहले, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके। तो यार आपको ही पता होना चाहिए कि इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻4 + y⁻4 मल्टीप्लाइड विद x⁻4 - y⁻4, उसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे, x² + y² इंटू x² - y²। तो ऐसे मैंने इसको लिख लिया। अब इसको मैं और फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, पर उसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं ताकि चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, अब दूसरा टर्म देखो, वो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है देखने में, ऐसा कुछ टर्म आपके पास गिवन है। अब इसमें दूसरा टर्म अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, इसमें कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें से मैं कुछ कॉमन लेता हूँ पहले। अगर मैं इसमें से x² y² कॉमन ले लूँ तब क्या बचेगा, तो आपने बोला यार यहाँ पर बच जाएगा x³ - y³। ठीक है, और वहां पर क्या था, x⁻7 - y⁻7। ठीक है, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा हुआ है, नीचे में लिख देता हूँ x⁻7 - y⁻7 प्लस x² y² और यहाँ पर x³ - y³। ठीक है, इसमें से आप मुझे बताओ कि हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। ऐसे देखने पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो इसको ब्रेक करने का जो तरीका था ना वो हमारा गलत था, ऐसे ब्रेक मत करो, दूसरे तरीके से ट्राई करो, जहां से फैक्टर आसानी से बन जाए। ठीक है,
देखो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं x पावर 5 को कॉमन लूं, तब क्या बचेगा, तो आपके पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म में देखो यहाँ पर x पावर 5 मेरे पास पहले से था, तो वहां पर आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस में अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ y पावर 5, तब क्या बनेगा, तो आप देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर आ गया है ना, यहाँ पर प्लस के संग क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो टर्म है वो आसानी से कॉमन आ गया, ठीक है। क्या टर्म कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उधर क्या था मेरे पास एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5। तो ऐसे मैंने उसको ब्रेक कर लिया, ये आपको समझ में आया कि हमने ब्रेक कैसे करा, ठीक है। अब आप दोनों को कंपेयर करो कि क्या इनमें कुछ कॉमन है, तो देखो यार यहाँ पर आपके पास एक टर्म तो होगा x माइनस वाई का, इसकी श्योरिटी है क्योंकि वो पावर ऑड है, ठीक है। x पावर 5 माइनस वाई पावर 5 जब भी आपके पास लिखा होगा तो आप यहाँ पर x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हो, जैसे आपके पास जो x क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है उसमें भी x माइनस वाई आता है, x पावर 7 माइनस वाई पावर 7 होगा उसमें भी आपका x माइनस वाई कॉमन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से पावर जब भी ऑड होगी तब आप उसमें से x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी था, ठीक है। यहाँ पर भी था प्लस वाई स्क्वायर ये वाला, ठीक है। नीचे वाला मैं हटाता हूँ, ये आपके पास कॉमन था, तो क्या मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ, एक इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, हो सकता है मेरा आंसर उससे ही आ जाए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर लें तब क्या होगा, एक्स क्यूब का एक टर्म आ गया, एक टर्म आपका आ गया माइनस वाई क्यूब, ठीक है। फिर क्या है मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और एक तरफ क्या है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर है प्लस वाई स्क्वायर एक्स, यानी कि प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ रहा है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो काफी अच्छे से ऑप्शन भी फ्रेम करे गए थे, पक्का आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग, इसको मैं टिक कर देता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, क्या गिवन है सवाल में आपको, इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 numbers is divided by the smaller number, the quotient will be 6 and the remainder will be 6, ठीक है। if 5 times the smaller number is divided by the greater number, the quotient will be 2 and the remainder will be 3, what is the difference between the number। तो देखो यार बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को समझ के चलते हैं। ग्रेटर नंबर को मैंने माना कि x है और स्मॉलर नंबर मैंने माना कि y है, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर x है, स्मॉलर नंबर है y। 3 टाइम्स ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, यानी कि जो 3x होगा वो किसके बराबर होगा, किससे डिवाइड करा मैंने, स्मॉलर नंबर यानी कि y से। क्वेश्चन 6 आया तो 6y, एक तो ये आया, रिमाइंडर क्या है 6 प्लस 6, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है 5 टाइम्स स्मॉलर नंबर यानी कि 5y किसके बराबर है, किससे डिवाइड करा मैंने, डिवाइड बाय द ग्रेटर नंबर यानी कि मैंने x से डिवाइड करा है। क्वेश्चन आया 2 यानी कि 2x, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है 3 प्लस का 3। मुझे क्या पता है ना डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो एक तरीका तो ये है डिफरेंस बिटवीन द नंबर निकालने का कि दोनों को ऐड कर लो ना, दोनों क्वेश्चन में ऐड किया, ऐड करने पर यहाँ पर बचेगा केवल x, यहाँ पर बचेगा केवल y, यहाँ पर आया प्लस का 9, तो x माइनस वाई कितना आ गया 9 आपके पास आ गया। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, x और y की वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ी, आपका तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो गया, x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सवाल को। आपसे पूछा गया कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी है इस बड़े से टर्म का ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल क्यूब का फैक्टर होगा। और फिर आपसे पूछा गया कि क्या ए प्लस बी प्लस सी भी इसका फैक्टर होगा। तो देखो अगर फैक्टर बनाने के लिए हम लोग निकले तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना कि इसमें कोई कंसिस्टेंसी मुझे नजर नहीं आ रही इस एक्सप्रेशन में जिससे मैं आसानी से फैक्टर बना सकूं, ठीक है। फिर भी हम लोग कुछ सोचते हैं क्या कर सकते हैं सवाल में, जैसे एग्जाम में ये सवाल आ गया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो अगर वहां पर केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर आपका बनना होता 0, तब क्या इस क्वेश्चन को मैं कर पाता। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 0 होता है, अगर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कितना होता है 3 टाइम्स ए इंटू बी इंटू सी। पर शायद वहां पर यहाँ पर वो है नहीं, तो दूसरा मेथड फिर क्या है आपका वैल्यू पुटिंग का है, उससे भी करके देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ए को रख लूँ 1, बी को रख लूँ 2
और सी को रख लूँ 3, तब देखता हूँ कि क्या होता है, कि क्या ये क्वेश्चन सोल्व हो पाता है। देखते हैं। तो देखो यार, ए स्क्वायर यानी कि 1 है, ठीक है। पहले देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। यहाँ पर आपके पास आया 1 ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी माइनस सी होल क्यूब। बी माइनस सी होल क्यूब कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 इंटू सी माइनस ए होल क्यूब। अब सी माइनस ए होल क्यूब कितना है, तो आपको दिख रहा है कि सी माइनस ए होल क्यूब हमारे पास हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। 2 का होल क्यूब कितना, 8, ठीक है। कितना समझ में आपको आया, प्लस सी स्क्वायर यानी कि 9 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब। ए माइनस बी आपका फिर से हुआ -1, ठीक है। -1 का होल क्यूब यानी कि -1। तो ये टर्म आया कितना, तो आपको दिख रहा है कि 32 तो यहाँ पर है, इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, एक 9 और एक 10 यानी कि -10। आपके पास आ गया 22। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास कितना आया, 22 आ गया, अगर मैंने गलती नहीं करी है तो, ठीक है। एक्सप्रेशन कितना आ गया, 22 आ गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर भी सेम है वो, तो एक्सप्रेशन मेरा 22 है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की क्या वैल्यू होगी, ए बी आपका हो गया कितना, 1 इंटू 2 यानी कि 2, प्लस बी सी कितना हो गया 6, प्लस सी ए कितना हो गया 3 इंटू 1 यानी कि 3। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 और 3 11 आ गया, यानी कि पक्की बात है कि फैक्टर है, क्योंकि 22 का फैक्टर 11 होता है, तो ये कंफर्म हुआ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। ए प्लस बी प्लस सी क्या फैक्टर होगा, तो आप ध्यान से देखना, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है 6, और 6 तो कहीं से भी इसका फैक्टर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, पर यार स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो ओनली 1 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या इस सवाल में कुछ करने की जरूरत है या फिर है जरूरत, आप मुझे बताओ। अच्छा सवाल है काफी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम आसान क्वेश्चन दे दिया उन लोगों ने, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ऊपर नीचे अगर आप मिसिंग टर्म से मल्टीप्लाई कर लो तब क्या होगा, जैसे ऊपर अगर मैं मिसिंग टर्म वैसे है क्या, z माइनस एक्स, पहले वाले में z माइनस एक्स मिसिंग है, तो ऊपर z माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी टर्म में क्या मिसिंग है, y माइनस एक्स है, y माइनस जेड भी है। अच्छा, उस तरीके से है, सॉरी, इसमें थोड़ा अलग अप्रोच लेना पड़ेगा क्योंकि अब साइक्लिसिटी नहीं बन रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, x को ले लो 1, y को ले लो 2, z को ले लो 3, और क्वेश्चन को खत्म कर दो। तो देखो गाइस क्या आया हमारे पास, 1 अपॉन, पहली बार क्या है x माइनस वाई, जो कि आपके पास होगा -1, और ये हो जाएगा -2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन y कितना होगा 2, y माइनस जेड कितना होगा -1, y माइनस एक्स कितना होगा 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन जेड है 3, ठीक है, इंटू जेड माइनस एक्स कितना हुआ, तो जेड माइनस एक्स आपके पास हो गया जेड माइनस एक्स, जेड की वैल्यू है 3, एक्स की वैल्यू है 1, आपके पास हो गया 2, ठीक है, और जेड माइनस वाई ये आपके पास हो गया 1। ये देखते हैं कि अब कितना हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इधर तो आपके पास हुआ 1/2, यहाँ कितना हुआ माइनस का 1/2, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली यही तो बचा 1/6, ये टर्म बचा, और वो कहां पर आपको दिख रहा है, ये वाला है 1/x इंटू वाई इंटू जेड, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।